गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे एनसीईआरटी सीरीज का जो दूसरा लेक्चर है, यानी एनसीईआरटी सीरीज आपकी जो क्लास 6 की है उसका जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है आपका दिया हुआ है ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ग्लोब क्या होता है और अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, इन सब के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। और ग्लोब का महत्व क्या है और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है और उसके हिसाब से अपन समय की गणना किस प्रकार से करते हैं, तो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्लोब। ये जो कुछ मैंने शब्दावली लिखी, यानी जो आपकी 6 क्लास की जो बुक है उसमें ये सब सारी शब्दावली दी हुई है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन ग्लोब के बारे में बात करेंगे। तो ग्लोब के बारे में अपन आपको बता देते हैं कि ग्लोब क्या होता है। तो देखो, आपने कभी देखा होगा ये इस प्रकार सा एक ग्लोब होता है और ये क्या है, जैसे यहाँ पे तो ये यहाँ से इसका बिंदु होता है तिरछा, ये इस प्रकार से, तो ये आपका एक ग्लोब है। और ग्लोब के माध्यम से क्या होता है, जैसे एक तो अपन कहते हैं मानचित्र होता है। मानचित्र को क्या किया जाता है, मानचित्र तो एकदम सपाट कागज पे हो सकता है, कपड़े पे हो सकता है, प्लास्टिक के किसी भी के हो सकता है, प्लास्टिक के ऊपर चित्र बना हुआ वो मानचित्र होता है। तो उसमें क्या है, थोड़े से ज़्यादा चित्रों का या उसमें सही तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ग्लोब क्या है, ग्लोब आपका छोटा सा होता है। और देखो इस पर जो ये यहाँ से लेकर यहाँ आपका ग्लोब का एक तो होता है ये अक्ष, ये वाला ये अक्ष होता है। और यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये वाला आपका होता है ग्लोब का जो मुख्य बिंदु होता है। तो देखो ये यहाँ पे ये 23.5 डिग्री 1/2 डिग्री n ये कोण होता है। और एक यहाँ पे होता है ये भूमध्य रेखा है इसके साथ में, तो ये कितना कोण होता है, ये होता है आपका 66.5 डिग्री। तो देखो पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है आपका 23.5 डिग्री, ये चीज़ दी हुई आपके अक्ष के साथ में। और एक होता है कक्षीय तल, तो पृथ्वी अपने कक्षीय तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको ध्यान रखना 66.5 डिग्री। और अपन इस ग्लोब के माध्यम से, ग्लोब एकदम गोल होता है और ग्लोब पर अपन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंकन करते हैं। किसका, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अपन अंकन करते हैं। किस प्रकार से, जैसे मान लो ये कोई बिंदु है, तो ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। और ये वाला जो उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल ये बीच में जो मिलाने वाले, इसको तो अपन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, और ये हो जाएगी आपका 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर। तो ये उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं, ये वाले। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इस प्रकार से आपका ग्लोब बना होता है। तो ग्लोब सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ग्लोब पर अपन क्या कर सकते हैं, पृथ्वी का वास्तविक मानचित्र है उसको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। और ग्लोब हमेशा ये ध्यान रखना कि ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। ग्लोब को अपन पृथ्वी का एक मॉडल के रूप में मानते हैं। ग्लोब पर अपन ये देख सकते हैं कि पृथ्वी, जैसे ग्लोब गोल होता है तो पृथ्वी के जो ऊपर वाला बिंदु है उसके विपरीत बिंदु कौन सा होगा, यानी पृथ्वी के आगे वाले बिंदु के पीछे वाला बिंदु कौन सा होगा। तो इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि ग्लोब के बारे में। और ग्लोब मुख्यतः एक गेंद के समान होता है, गेंद के समान एकदम गोल होता है। तो इसका आगे वाला बिंदु और पीछे वाले बिंदु की अपन गणना कर सकते हैं, और पूर्व वाले और पश्चिम वाले बिंदु को अपन देख सकते हैं। अपन जैसे ही ग्लोब को घुमाएंगे तो आपका पूर्व वाला पश्चिम वाला दिखेगा बिंदु, तो इस प्रकार से। लेकिन चार्ट के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, पूरा एकदम आपको सपाट दिखेगा, ये इस प्रकार सा। यहाँ पे अपन मानचित्र ऐसा मान लो सपाट मानचित्र है, तो ये 0 डिग्री, और ये आपका इधर 180 डिग्री हो जाएगा, और इधर भी 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री दोनों एक ही है। ये इसको अपन फोल्ड करेंगे तो ये दोनों एक ही आएगी, ये 0 डिग्री देशांतर और ये आपका 180 डिग्री देशांतर है। इसको पूर्व और पश्चिम में अपन रखते हैं, बाकी दोनों जब मिलाते हैं तो ये एक ही होता है। तो इस प्रकार। और सबसे पहला जो आपका ग्लोब बनाया था वो आपके मार्टिन बेहकम है। तो ये आपको ध्यान रखना ग्लोब के बारे में जानकारी। ग्लोब में अपन देखते हैं पृथ्वी का अक्ष तल और एक आपका कक्षीय तल, इसके बारे में आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने ग्लोब के बारे में ये अक्षांश और देशांतर रेखा खींच के बताई। अब अपन दूसरी चीज बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं क्या होती है और देशांतर रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखो अक्षांश रेखाएं होती क्या है, देखो ये मान लो आपका पृथ्वी का है, जैसे मान लो ये मैंने एक पृथ्वी बनाई मान लो, तो ये देखो ये मैंने 0 डिग्री
और 0 डिग्री ये भी क्या है, एक अक्षांश रेखा। इसी को अपन क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसी का एक और नाम है, इसको अपन कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। तो देखो इनको देखो, यानी ये देखो 0 डिग्री का मतलब है ये बीचों बीच में है, पृथ्वी के बीचों बीच में है, यानी ये पृथ्वी अगर मान ली जाए तो पृथ्वी के बीचों बीच में है। इसको कहते हैं अपन भूमध्य रेखा। भू यानी पृथ्वी और मध्य यानी पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली भूमध्य रेखा। और ये ध्यान रखना, ये देखो ये इधर वाला क्षेत्र पश्चिम हो जाएगा और इधर वाला क्षेत्र आपका पूर्व हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और विषुवत रेखा, इसके ऊपर अपन पूरे विश्व को दर्शा सकते हैं, यानी अक्षांश रेखा खींच के ऐसे इस प्रकार से, यानी विषुवतीय रेखा मतलब पूरे विश्व के तौर पर ये एक काल्पनिक रेखा है। तो देखो ये इसी के समानांतर अपन इस प्रकार से रेखाएं खींचते हैं। ये आपकी हो जाएगी अक्षांश रेखाएं। यानी अक्षांश रेखाएं क्या होती है, ग्लोब पर या किसी गोल पर अपन कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली समांतर रेखाओं को अपन अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से, और सबसे पहले तो अपन बात करते हैं प्रमुख अक्षांश रेखा कौन कौन सी है। तो देखो प्रमुख अक्षांश रेखा, तो मैंने यहाँ पे जो लाइन खींची ये वाली 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक तो मुख्य रूप से ये होती है। एक देखो उत्तरी गोलार्ध की अगर बात की जाए तो ये एक होती है आपका 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर में। और एक ये होती है आपकी, इधर मान लिया जाए ये 66.5 है, 66.5 डिग्री उत्तरी। तो देखो इनका क्या नाम है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी है, 23.5 डिग्री जो आपका उत्तर में है, इसको अपन कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और 66.5 जो आपका है उत्तर में, इसको अपन कहते हैं आर्कटिक वर्त। तो ये भी आपको कभी कभार पूछ लेते हैं, आर्कटिक वर्त कौन सा, इसको मिलान चिन्ह के रूप में। और आपको प्रमुख ध्यान रखना है 23.5 डिग्री को और किस नाम से जानते हैं उत्तर में, तो आपको ध्यान रखना कर्क रेखा के रूप में। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कर्क रेखा को कौन सी अंकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, गणितीय अंकों के द्वारा, उत्तरी या दक्षिणी में। तो आपको ध्यान रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में आपको प्रदर्शित किया है। और ऐसा का ऐसा आपको इधर भी देख सकते हो, ये हो गई आपका 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो यहाँ एस हो जाएगा। और ये हो जाएगी, मान लो इधर मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगी आपका 66.5 डिग्री एस। और इसको देखो, इन दोनों को ऊपर वाली को अपन क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा। और नीचे वाला इसको अपन कहते हैं आर्कटिक, अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। तो ये आपको ध्यान रखना, जो दक्षिण में है 23.5 डिग्री उसको अपन मकर रेखा कहते हैं। और जो आपका 66.5 डिग्री है उसको अपन अंटार्कटिक व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रमुख आपके अक्षांश और अक्षांश रेखाएं होगी। एक तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री के बारे में, एक 23.5 डिग्री के बारे में, एक 66.5 डिग्री के बारे में, और एक जो उत्तर में है और दक्षिण में भी आपका 23.5 डिग्री उसको मकर रेखा, और 66.5 डिग्री को अपन क्या कहते हैं, आर्कटिक वर्त के नाम से अपन जानते हैं, अंटार्कटिक व्रत के नाम से दक्षिण में। और ऊपर है आर्कटिक वर्त, यानी अंटार्कटिक महासागर है ऊपर, आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं। नीचे अंटार्कटिका महासागर है तो उसको अंटार्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं। अब अपन अक्षांश रेखाओं की क्या क्या विशेषता, देखो अक्षांश रेखाओं की विशेषता में अपन बात करेंगे। देखो आपको ध्यान होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर एक तो क्या होती है, ये समानांतर खींची जाती है। देखो पहली बात तो ध्यान रखना, समानांतर खींची जाती है। देखो समानांतर खींची जाती है। देखो मैंने इन सभी लाइनों को क्या समानांतर खींचा। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, ये वर्त का निर्माण करती है। अक्षांश रेखाएं क्या है, वर्त बनाती है। जैसे देखो आपका गेंद है, इधर देखो आप, इधर देखो आपका गेंद है, ये वाला जैसे मान लो पेन, इसके गोल गोल आप ऐसे वर्त खींचोगे, अक्षांश रेखा समानांतर, तो ये एक वर्त का निर्माण करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वर्त बनाती है। ये देखो इस प्रकार से है तो ये पीछे की ओर से होकर ये वापस इसी के वर्त के, यानी जैसे हमारा पेन है तो इस पेन के ये चारों ओर वर्त खींचेंगे तो ये अक्षांश रेखा समानांतर, तो ये एक वर्त बनाती है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कटिबंध। क्या कहते हैं, कटिबंध, या इसको इंग्लिश में कहते हैं जोन, जोन, जोन या कटिबंध। यानी दो अक्षांश रेखाओं का जो बीच का जो क्षेत्र होता है ना, इसको जोन या कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ 111.32 किलोमीटर दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना। तो ये तीसरी चीज होगी। चौथी विशेषता है, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से अपन जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। किसका, जलवायु कटिबंधों का, जलवायु कटिबंध का निर्धारण
कटिबंध निर्धारण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखो, आपको पता है जैसे मान लो ये अक्षांश रेखाएं खींची हुई, मैं इसको एक बार वापस बना देता हूं। देखो ये आपका पृथ्वी है मान लिया जाए, और ये 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ऐसा का ऐसा दक्षिण में है। ये 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। मैं एक साइड का बना देता हूँ। देखो ये जो 0 से 30 डिग्री है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं, उष्णकटिबंध। और इसको क्या कहते हैं, उपोष्ण। उपोष्ण ओब्लिक इसको अपन कहते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। और इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध। तो देखो ये इस प्रकार से, यानी 0 से 30 डिग्री का जो मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको अपन उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोनों तरफ का जो 0 से 30 का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की जो किरणें है, सूर्य जो यहाँ पर लंबवत रहता है और यहाँ पर 2 बार सूर्य गुजरता है इस विषुवत रेखा को पार करके। तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री के मध्य सूर्य रहता है, इनके मध्य, और यहीं पे लंबवत किरणें पड़ती है। इसी कारण यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ से जैसे जैसे सूर्य की किरणें अब तिरछी पड़ने लगेगी तो यहाँ पे थोड़ा सा तापमान कम होगा, गर्मी कम होगी, तो इसको अपन कहते हैं उप उष्ण। उप उष्ण का मतलब हो गया उपोष्ण, यानी कम गर्मी, या शीत प्लस उष्ण, यानी ज्यादा सर्दी, पूरी शीत नहीं है और पूरा ही उष्ण नहीं है, यानी शीतोष्ण। तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका शीतोष्ण, 30 से लेकर 60 डिग्री के मध्य, ये शीतोष्ण कटिबंध है। और फिर अपन बात करेंगे ये शीत कटिबंध है आपका 60 से लेकर 90 डिग्री के मध्य जो माना जाता है, इसको अपन शीत कटिबंध कहते हैं। तो इस प्रकार ये इधर भी आपका उष्ण कटिबंध हो जाएगा, और ये आपका उपोष्ण, या इसको अपन क्या कहते हैं, शीतोष्ण, उपोष्ण या शीतोष्ण। और नीचे वाला आपका क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध कहलाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने तीनों कटिबंधों के बारे में पता किया। तो अक्षांश रेखा समानांतर खींची जाती है, अक्षांश वर्त बनाती है और कटिबंधों का निर्धारण करती है, और इन्हीं को अपन उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहते हैं, या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहते हैं, या शीत कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहते हैं। तो ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा। अब अपन एक और चीज बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो देखो एक तो अपन बात करेंगे अक्षांश, और एक अपन बात करेंगे अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं। तो देखो अक्षांश तो कितने होते हैं, ये जैसे मान लो आपका, मैं वापस बना देता हूं इसको, ये मैंने आपका ग्लोब बनाया, जैसे इसके ऊपर अपन इस प्रकार से ये वापस एक पृथ्वी बना दिया, और ये 0 डिग्री। अब यहाँ पे ये जितनी भी जो लाइनें खींची होती हैं 1 डिग्री अक्षांश के आधार पर, तो यहाँ पे देखो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, और वैसा का वैसा आपको उत्तर में भी ध्यान रखना, दक्षिण में भी ये वाला लाइन है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसको अपन क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये, अब आपको पूछा जाए अक्षांश रेखाएं कितनी, अक्षांश कितने होते हैं, तो अक्षांश कितने होते हैं, तो देखो 0 डिग्री से इधर भी आपके कितने 90, और 0 डिग्री से इधर भी 90, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 और प्लस एक ये 0 डिग्री वाला, तो ये 0 डिग्री वाला, तो कितने हो गए आपको पता होना चाहिए, 90 और 90 180 होते हैं, और एक बीच वाली। तो अगर अक्षांश पूछा जाए तो 181 होते हैं। अक्षांश कितने होते हैं, 181 होते हैं। अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तो देखो ये जितने भी 0 डिग्री से इधर है, ये 0 डिग्री से इधर, ये 90 तो देखो एक बिंदु के रूप में है, 90 क्या है, एक बिंदु के रूप में, 90 को अपन अक्षांश रेखा नहीं मान सकते। तो इधर कितनी हो गई 79 हो गई, इधर 90 की 89 हो गई, इधर ऊपर कितनी हो गई 89, और इधर भी नीचे भी 89, क्योंकि ये भी एक बिंदु के रूप में 90 डिग्री वाला गोलार्ध वाला ऊपर वाला। तो ये 89 और 89 इधर देखो अक्षांश रेखाएं, ये हो गई आपके 89 प्लस 89, फिर आपका और एक 0 डिग्री वाला, तो कितनी हो जाएगी आपको काउंट करके देखना है। तो देखो 9 और 9 18, 9 दूनी 18 और 1 19, पीछे बच गया 1, 8 8 16 और 1 17, 179। यानी अक्षांश पूछा जाए तो 181 है, और अक्षांश रेखाएं पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना सामान्य रूप से 179 होती है। तो ये अपन ने बात की अक्षांश रेखाओं के बारे में। यहाँ तक मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी ये सारी अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में।
और आपने अगर हमारा वीडियो शेयर नहीं किया तो आप अधिक से अधिक स्टूडेंट तक आप शेयर करें। ये वीडियो आपका 6 क्लास का है, लेकिन आपको ये पीजीटी लेवल के बेस के रूप में, आधार के रूप में आपको जो भी आपका पीजीटी की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी राज्य से हो, उनके लिए एनसीईआरटी बुक का पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और वहाँ से सीधे की सीधी लाइनों में आपका फैक्चुअल प्रश्न भी आ सकता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि यह छोटी क्लास का वीडियो जरूर है, लेकिन ये आपके पीजीटी लेवल तक का काम की चीज़ है। और जहाँ कहीं भी आपको अक्षांश और देशांत रेखाएं काम में आती है, वहाँ पर भी ये वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जितना शेयर करना है आप उतना उसको शेयर कर सकते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं अपन देशांत रेखाओं के बारे में। तो और देशांत रेखाएं क्या होती है और कौन कौन सी देशांत रेखाएं मुख्य रूप से है। तो देखो, ये आपका 0 डिग्री है, ये नॉर्थ पोल है। अब देखो, एक तो सबसे पहले बीच में होती है इस ये वाली लाइन, इसको अपन क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री आपका ध्यान रखना, देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर का महत्व अभी आपको बताएंगे। इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं ये अभी आपको बताएंगे। तो देखो, ये हो गई आपका 0 डिग्री। अब देखो देशांतर रेखा, ये तो अक्षांश हो गई। अब देशांतर रेखा की बात करते हैं, यानी जो रेखाएं, वो काल्पनिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती हो। देखो, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देखो, ये मैंने आपको देशांतर रेखाएं खींच के बता दिया वर्त के ऊपर, ठीक है। तो अब ये देशांतर रेखाएं कितनी है टोटल, यानी जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देखो, अब अपन इनकी संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना, इसमें एक ही फैक्चुअल आपका डाटा है, 360 होती है, ठीक है। 180 जीरो से इधर होती है, इधर 180 होती है, और इधर भी आपका 180 होती है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये 360 होती है, ये टोटल आपकी 360 होती है। फिर देखो, फिर अपन बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में, इनकी क्या क्या विशेषता है, विशेषताएं। तो देखो, विशेषताएं क्या है, पहली बात तो देखो, ये इनके मध्य 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है। वहां पे तो समानांतर थी, यहाँ पे समान नहीं है। अपन कह सकते हैं 2 देशांतर रेखाओं के मध्य क्या है, दूरी असमान है। आपको जैसा कि आपको ग्लोब पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, ये भूमध्य रेखा है। तो देखो, यहाँ पे कितनी दूरी है, और ये देखो ग्लोब के पास में देखो, यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा दूरी है, ये इतनी कम, और ग्लोब के पास में पूरा एकदम चिपक गई है। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ बिल्कुल भी दूरी नहीं है, यहाँ थोड़ी दूरी है, और ये सबसे ज़्यादा दूरी है। तो आपको पहली लाइन क्या ध्यान रखनी है, पहली लाइन आपको ध्यान रखनी है, 0 डिग्री से ग्लोब यानी उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में कमी आती है। और सबसे कम दूरी कहाँ होती है, ग्लोब पर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है, तो आपको ध्यान रखना, 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे ज्यादा दूरी होती है देशांतर रेखाओं के बीच की। तो पहली लाइन ये ध्यान रखें। दूसरा, ये अर्धवर्तों का निर्माण करती है, ये आपको ध्यान रखना है, अर्धवर्त का निर्माण करती है। सीधी सीधी लाइन आपको ध्यान रखनी है, अर्धवर्त का क्या करती है, ये निर्माण करती है। कैसे, ये आपका ग्लोब है, ये 0 डिग्री, तो ये एक आधा वर्त बन गया, ये इधर एक और आधा वर्त बन गया। यानी तो आपको सीधा ध्यान रखना कि देशांतर रेखाएं अर्धवर्तों का निर्माण करती है। तीसरी विशेषता क्या है, देशांतर रेखाओं की सहायता से अपन किसी स्थान की अवस्थिति, यानी अपन बात करते हैं स्थान की अवस्थिति, स्थान की अवस्थिति और समय की गणना की जाती है, और समय गणना। तो 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण है, यानी अपन कहाँ पे खड़े हैं, ये इतना बड़ा विश्व है, और विश्व में अपन कहाँ खड़े हैं, अपन किसी को अपन की स्थिति बतानी हो तो आजकल अपन के क्या है, स्मार्टफोन है, तो अपन लोकेशन भेज देते हैं, मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ पे हो, तो अपन यहाँ से स्थिति पता कर। लेकिन प्राचीन समय में जैसे किसी भी स्थान की विशेष स्थिति का पता लगाने के लिए कि ये स्थान कहाँ पे है और हमें कहाँ तक जाना है, कितना जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देशांतर रेखाओं की सहायता से अपन क्या करते हैं, समय की गणना करते हैं। और देशांतर रेखाओं की सहायता से अपन बता सकते हैं कि कौन सा देश कौन से देशांतर के मध्य फैला हुआ। तो देखो, ये देखो, इधर जैसे मैंने एक और ग्लोब बना रहा हूँ, जैसे ये मैंने ग्लोब बनाया, ये आपका 0 डिग्री और ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। और भारत आपका देखो यहाँ पे है, भारत आपका कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये यहाँ पे भारत है, ठीक है ना, ये इंडिया। तो अपन बता सकते हैं कि भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के किधर है, पूर्व में सा, पूर्वी ओर है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध।
फिर अपन बात करते हैं उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध। ये देखो 0 डिग्री दक्षिण है, तो दक्षिण के ऊपर वाला कौन सा, तो अपन कह सकते हैं सर उत्तरी गोलार्ध। तो अपन बात कर सकते हैं भारत की जो स्थिति है, भारत विश्व के ग्लोब में अक्षांश और देशांतर रेखाओं, मुख्य रूप से देशांतर रेखाओं के माध्यम से अपन ये पता करते हैं कि भारत की देशांतरीय स्थिति कहाँ पे है, वो कहाँ पे अवस्थित है। तो भारत देखो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देशांतर रेखाएं, सबसे मेन देशांतर रेखा कौन सी होती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। और 0 डिग्री को अपन ग्रीनविच रेखा, देशांतर रेखा क्यों कहते हैं, विश्व का जो समय है उनको कहाँ से मापा जाता है, विश्व का जो मानक समय रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, इस 0 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा के नाम से भी जानता है, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड के जो ये वाला क्षेत्र है, इंग्लैंड वाला, यहाँ पे ग्रीनविच शहर है, उस शहर से होकर ये निकलती है, इसलिए इसको अपन ग्रीनविच रेखा कहते हैं। पूरे विश्व का जो एक स्टैंडर्ड समय निकालना हो तो यहाँ से 0 डिग्री से निकालते हैं। एक अपन को बात करनी है 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा मैंने पहले ही आपको बताया था, मैंने कहा था जब अपन इस चार्ट को इस प्रकार से करते हैं, जैसे देखो ये आपका कोई मान लो आपका मैप है आपके हाथ में, ये 0 डिग्री, ये 180 इधर और ये 180 इधर। जब अपन इस चार्ट को इस प्रकार से मिलाएंगे, जैसे मेरे इधर वाली अंगुली पे 180 है, इधर वाली अंगुली पे 180, जब मैं इस चार्ट को ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये एक हो जाएगा गेंद की तरह। तो ये 180 और ये 180 दोनों मिल जाएगी। तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको अपन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से, अंतर्राष्ट्रीय तारीख या डेट लाइन के नाम से भी जानते हैं। स्टैंडर्ड डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा, इसको तिथि रेखा, इसको समय रेखा। तो मुख्य रूप से 2 अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो देशांतर रेखा है उनके बारे में अपन बात की, और देशांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करें इसके समय की गणना, अपन आगे अपन समय की गणना करेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर मैंने आपको बता दिए। महत्वपूर्ण अक्षांश में मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त के रूप में, 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश था उसको अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण अक्षांश हो गए और आपको देशांतर हो गए। अब अपन बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसमें समय की गणना के साथ साथ अक्षांश रेखा खींची था। तो देखो क्या बताया था मैंने, देखो आपको एक बार इस चित्र के माध्यम से आप वापस देखो, ये 0 डिग्री, ये 0, ये आपका 30 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। तो ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री और ये वाला आपका 90 डिग्री। देखो ये जो अक्षांश है ये वाला, इसको अपन क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये उष्ण कटिबंध, और देखो ये मैं बिंदी लगा रहा हूँ, इसको अपन कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो ये हो गया आपका शीतोष्ण कटिबंध, और शीतोष्ण को ओबलिंग में अपन कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंध। और भारत की स्थिति कहाँ पे है, भारत कौन से कटिबंध में है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं, देखो ये वाला होगा आपका शीत कटिबंध। तो महत्वपूर्ण कटिबंध कौन कौन से बताए गए आपकी NCERT 6 में, इतना ही बताया गया है। और इनके मध्य अपन इनको जलवायु का वर्गीकरण करते हैं कि उष्ण कटिबंध में गर्म पौधे होंगे, जो सदा यहाँ पे बारिश होती है, जैसे सबसे ज़्यादा बारिश विषुवत रेखा के आसपास होती है। और जैसे जैसे अपन उत्तर की ओर जाएंगे बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। और यहाँ पे तो 90 डिग्री पे तो अपन मानेंगे कि ध्रुवों पे बर्फ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रमुख 3 कटिबंध हो गए। अब अपन बात करते हैं, एक तो पहले बात कर ले भारतीय समय रेखा के रूप में। तो देखो भारतीय समय रेखा क्या है, यानी भारत का जो समय है वो कौन सी रेखा से अपन निर्धारण करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, भारतीय समय रेखा कहते हैं। फिर अपन समय की गणना करने के बारे में आपको बताएंगे कौन कौन से किस प्रकार से अपन समय की गणना करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारतीय समय रेखा। तो जैसे देखो मान लो आपको ये वाला आपका भारत है, मान लो ये आपका मान लो भारत है, ये आपका मैप है। और देखो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, यहाँ से एक रेखा जिसको अपन कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यहाँ पे मैं इष्ट लगाता तो पूर्वी देशांतर, ये आपकी एक रेखा पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। भारत का जो मानक समय है इस रेखा से निर्धारित होता है। अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो इतना है,
यानी 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे का अंतर है। और अपन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से मापते हैं? यहाँ 0 डिग्री से। ये आपका 82.5 डिग्री से, 82.5 भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। अब देखो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ऊपर हो जाएगा यूपी, नीचे हो जाएगा एमपी, फिर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा और फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। अब आपकी ये 6 क्लास में नहीं दी हुई, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है और भारतीय जो समय रेखा है वो इससे अपन निर्धारण करते हैं। तो आपको सीधा पूछ सकते हैं 82.5 डिग्री रेखा कौन से देश की समय रेखा है? तो आपको ध्यान रखना भारत की है। ये क्लास 6 के लिए। और जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि 82.5 डिग्री कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? भारत के। तो 3 राज्य ये दे देंगे, 1/4 दे देंगे, किन में से नहीं गुजरती है। तो ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं, ताकि कोई भी 3 आपको दे दे और 1 नहीं दे दे तो वो आपको ध्यान रखना। यूपी, एमपी और आपको ये ध्यान रखना 6 उ और जा, 6 उ आ, 6 उ आ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपका हो गया 6 उ आ। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपकी ध्यान रखना है यूपी, एमपी और 6 उ जा। अब अपन बात करते हैं, देखो एक अपन समय रेखा, एक मैं प्रश्न बता देता हूँ छोटा सा, समय की गणना, ये वाला टॉपिक देखो। हाँ, समय की गणना अपन किस प्रकार से करते हैं? देखो ये आपका दिया हुआ है, मान लो ये आपका मानचित्र दिया हुआ और ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, और ये आपका 180 डिग्री देशांतर है, और ये आपका पश्चिम का 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, और ये अपन मान लेते हैं सीधा इधर पश्चिम, और इधर मैं लिख देता हूँ पूर्व है। ठीक है, तो इधर आने पर और इधर यहाँ पे तो क्या होगा? बढ़ेगा समय, क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ क्या घटेगा? घटेगा समय क्या होगा? घटेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब घटेगा बढ़ेगा किस प्रकार से, मैं आपको यहाँ एक चीज़ लिख देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का घूर्णन कितना होता है? पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटे में करती है, लगभग 24 घंटे लेती है। ठीक है, और ये टोटल देशांतर कितने हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है घूर्णन करते समय? 360। तो ठीक है, तो 360 मैं यहाँ लिख देता हूँ 360 डिग्री। पृथ्वी को 360 डिग्री घूर्णन करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो 1 घंटे का अपन इसमें भाग दे देंगे, या अपन इसको घंटे को क्या कर देते हैं? सीधा यहाँ 60 से कन्वर्ट करके इसको अपन बात कर देते हैं। यानी ये 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ सीधा आ जाएगा आपका 24 घंटे इंटू 60, तो यहाँ आ जाएगा आपका 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री आपका देशांतर। ठीक है, तो 1 घंटे में वो कितनी घूमेगी? 15 डिग्री देशांतर घूमेगी, 15 डिग्री देशांतर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो 1 मिनट में कितनी घूमेगी? तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं क्या कर देता हूँ, 15 में 60 का भाग देता। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 1 देशांतर बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 1 देशांतर बराबर आ जाएगा आपका 4 मिनट। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो 15 वाली और एक वाली। 1 घंटे में तो 15 डिग्री देशांतर घूमेगी, और 1 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे लगेगा। तो मैं 2 ही चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला आपको पता है। अब मैं 2 चीज़ यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। और ये देखो 1 देशांतर बराबर मैं लिख देता हूँ यहाँ 4 मिनट। 1 देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। बस, बाकी सबको इसको अपन हटा देते हैं। अब एक प्रश्न करते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक प्रश्न कर लिया, जैसे भारत की गणना करके भी बता देते हैं कि भारत है ना, ये आपका भारत, ये यहाँ से कितना है? 5.5 घंटा आगे है। तो ये किस प्रकार से आगे? देखो यहाँ पे देखो, ये 0 डिग्री है, मान लो 0 डिग्री पे 12 बजे, और यहाँ देखो 82.5 डिग्री मान लो यहाँ पे है, 82.5 डिग्री, और ये देशांतर। तो ये गणना कैसे करते हैं? मैंने कहा 1 देशांतर को पार करने में, 1 देशांतर को पार करने में लगा समय, कितना समय लगा भाई? 4 मिनट लगे, 4 मिनट। तो 82, तो 82.5 देशांतर को पार करने में कितना? तो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, पहले 82 को 4 से गुणा करो, 4 से गुणा, फिर 1/2 है, 1/2 को 4 से गुणा करो,
82 को आप 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8 और 8 4 32, 8 4 32। फिर मैं 4 को इससे काट दूंगा, ये हो जाएंगे 2, तो ये 2, ये सारे क्या आ गए मिनट, तो इसको अपन जोड़ेंगे, ये 330 मिनट आ गए। कितने? 330 मिनट आ गए, 330 मिनट। इनको अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का भाग देंगे। यहाँ पे मैं 60 से काट देता हूँ, 6 का भाग दिया 5 बार, पीछे बच गया 3 और ये 1 पॉइंट लगा दिया, ये 0, तो ये कितनी बार 6 5 30, तो ये आ जाएगा 5, यानी 5.5 घंटे। इसको इस प्रकार से 5.5 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 5 घंटे और 30 मिनट। तो देखो ये भारतीय समय की तुलना हो गई, यानी भारत 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। तो मुख्य रूप से मेरे को आपको यही बताना था कि अपन जैसे जैसे पश्चिम जाएंगे, यहाँ पे तो देखो रात के 12 बजे थे, यहाँ देखो यहाँ पे तो ये जो 0 डिग्री है ना, यहाँ पे तो देखो रात के 12 बजे थे, रात के, ठीक है ना। जैसे जैसे अपन आगे आए तो ये सुबह के 12 बजे, सुबह के 5:30 बज गए, यानी ये इतना समय आगे हो गया। अब यहाँ दिन का देता तो यहाँ दिन का आ जाता, किसी भी अक्षांश का देता, आपको उस अक्षांश को किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। जितने अक्षांश हो उसको अपन 4 से गुणा करेंगे तो आपका समय आ जाएगा। ये तो हो गए एक प्लस में। एक मैं आपको और बता देता हूं, जैसे माइनस का आपको पूछ ले, मान लो आपको पूछ ले भाई कि 0 डिग्री देशांतर पर यहाँ पे समय है अभी मान लो 5 बजे, 5 बजे, और 5 कब का बजा, शाम का बजा, शाम का 5 बजा। और आपको इधर पूछ ले आपको 30 डिग्री यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री आपका पश्चिमी देशांतर पे क्या होगा। तो आपको पता है ये इन देशांतर का अंतर कितना है, देशांतर का अंतर, तो देखो देशांतर का अंतर देखो 0 से कितना है, तो मैंने देखा 30 है। और आप अपने पढ़ा होगा कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, एक देशांतर में समय लगा, कितना समय लगा, 4, तो 30 को पार करने में कितना समय लगा, 3 4 बार है, यानी 120 मिनट। और अपन इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट में 60 का भाग देंगे, 1 0 से 1 0, और ये आ जाएगा आपका 2, तो 2 क्या आ जाएंगे, 2 घंटे आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे शाम का 5 बजा तो शाम के 5 से पीछे जाएंगे तो पहले 4 बजेगा, फिर आपका 3 बजेगा, तो इस पे कितना बजेगा, यहाँ पे शाम का 3 बजेगा, 3, अपन इसको कह सकते हैं PM। तो PM देखो यहाँ से पीछे समय चला गया, यहाँ पे 5 बजे थे शाम के, तो शाम के 5 से दोपहर तक जाएंगे भाई, 3 फिर 4 5 ऐसे बजे, तो अपन पीछे जाओ, 5 से 1 घंटा पीछे जाएंगे तो 4 बजेंगे, 4 से 1 घंटा पीछे जाएंगे तो 3 बजेंगे, तो 2 घंटा पीछे जाने को ही मैंने आपको बोला था। इस प्रकार आप इससे विशेष समय की गणना कर सकते हैं इन देशांतर को। सीधा आपको ये ध्यान रखना कि 1 घंटे में 15 डिग्री का होता है और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये अगर आपको याद है तो चाहे पश्चिम जाओ चाहे पूर्व जाओ, आपको समय की गणना आप कर सकते हो किसी भी देश की। तो आज हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि भाई जो दक्षिण, और मैंने ये किस आधार पे करवाया है, ये क्लास 6 की NCERT के आधार पर कुछ चीज़ें मैंने आपको PGT लेवल तक की बताई है, ताकि आपको उस टॉपिक को आराम से समझ सको और आपके लिए ये जो क्लास 6 का जो आधार है ये आपके लिए बहुत ही मजबूत हो सके। आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करो, ताकि जितने अधिक इसके ऊपर आपके व्यूज आएंगे या कमेंट आएंगे उतना ही मैं आगे और अच्छा या बढ़िया करता जाऊंगा, ताकि मैं क्लास 6 फिर 7 की आपके फिर 8 की NCERT की जो सीरीज है वो आगे से आगे आपकी बढ़ाई जा सके और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और समय का दुरुपयोग नहीं करें, समय का सदुपयोग जरूर करें। धन्यवाद।